हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैसल। तो कैसे आप सभी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व कराया था 2024 में, जिसका कोड है 822 HY। इसमें जो है हमने बहुविकल्प सारे कंप्लीट कर लिए थे और अति लघु भी मैंने आपको सारे करा दिए थे और लघु क्वेश्चन भी आपको मैंने करा दिए थे और बोला था कि जो लॉन्ग क्वेश्चन बचे हुए हैं उसे नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो आज की जो क्लास होने वाली है ओनली केवल लॉन्ग क्वेश्चनों की होने वाली है, यानी इस क्लास में हम लॉन्ग क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो आप जानते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आपके कितने पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। यहाँ से जो है क्वेश्चन नंबर 3 ये लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें 3 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एक लॉन्ग क्वेश्चन में अथवा में भी एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है, यानी कुल मिलाकर के आपके 6 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके मैं सारे क्वेश्चनों को सोल्व कराऊंगा आपको, लेकिन करने कौन कौन से हैं? 3 ही करने हैं आपको बोर्ड एग्जाम में। देखिए जैसे इसमें दिए है एक सवाल ये है, अथवा में एक सवाल ये है, तो इसमें से केवल एक करना है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है इसमें ये 4, इसमें या तो ये करना है या फिर ये करना है अथवा में। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें या तो ऊपर वाला करना है या नीचे वाला। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन होगा इस प्रकार। तो हम इसके सभी के सॉल्यूशन देख लेंगे कैसे कैसे क्वेश्चनों को हम सोल्व करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करके ज़रूर जाना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो आज का जो लॉन्ग क्वेश्चन है, फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें दिया है निम्नलिखित चित्र में AO/OC बराबर है BO/OD और बराबर 1/2 तथा AB बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो DC का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपसे इस DC की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। त्रिभुज वाले चैप्टर से है आपका 6 नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और सॉल्यूशन। इसमें जो चीज़ दी है अब सबसे पहले उसे नोट कीजिए। इसने दिया है AO/OC और BO/OD बराबर 1/2, तो लिखेंगे दिया है AO/OC बराबर BO/OD बराबर 1/2 और क्या दिया है AB बराबर 5 सेंटीमीटर तथा AB बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी इसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर है तो हमसे इसकी वैल्यू पूछी है DC की। ठीक है, और ये जो AO और OC का अनुपात है वो BO और OD का अनुपात के बराबर है और कितना है 1/2 अनुपात दिया है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, 2 त्रिभुज दिख रहे होंगे इसमें आपको कौन कौन से। इस O से देखिए OAB और ODC, ये 2 त्रिभुज दिख रहे हैं ना, तो इनके हम क्या बनाएंगे, इनमें कौन सा कोण कॉमन है भाई, ये वाला एंगल, इसको बोलते हैं हम शीर्ष अभिमुख कोण। तो ये आमने सामने कोण बराबर होते हैं, तो जब भी 2 कोण बराबर होंगे तो हम त्रिभुज कैसे बनाएंगे AOB, ऐसे ही COD। तो लिखेंगे त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में। ठीक है, कौन कौन से त्रिभुज लिए मैंने, एक तो AOB और कौन सा लिया है COD। ठीक है, 2 त्रिभुज हो गए। अब इसमें जो एंगल, ये वाला एंगल है, ये दोनों बराबर हैं, तो लिखेंगे कोण AOB। ठीक है, कोण AOB बराबर है किसके, कोण COD के। क्यों? क्योंकि शीर्ष अभिमुख कोण है, शीर्ष अभिमुख कोण। ठीक है, इतना लिखेंगे। ये दोनों एंगल क्यों बराबर है, क्योंकि ये शीर्ष अभिमुख कोण है इसलिए दोनों बराबर हैं। अब ध्यान से देखिए, आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, यदि कोई 2 पैरेलल लाइन है ऐसे और एक तिर्यक रेखा ऐसे खींच दी जाए तो ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा, हाँ या ना। और ऐसे ही अगर एक तिर्यक लाइन ऐसे खींच दे और ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा, हाँ या ना। ये बोलते हैं तिर्यक कोण। ठीक है, तो इसमें ऐसे कौन से 2 एंगल बन रहे हैं, एक तो ये वाला एंगल देखिए ध्यान से, ये वाला। ठीक है, दिख रहा है ना आपको, ये जो Z बन रहा है, तो इसमें ये वाला जो एंगल है क्या इस वाले एंगल के बराबर नहीं होगा, हाँ या ना। तो इस वाले एंगल के बराबर होगा। और ध्यान से देखना है, एक ये वाली तिर्यक लाइन देखिए, एक तो ये वाली और ऐसे करके, तो ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा, हाँ या ना। तो हम लिखेंगे चूँकि कौन सा वाला एंगल है, ये वाला ABO। ठीक है, कौन ABO बराबर है किसके, कौन, देखिए ABO कौन सा वाला एंगल लिया मैंने, पहले ये वाला एंगल लिया, तो ये वाला एंगल किसके बराबर आएगा, इसके एंगल के बराबर आएगा। और ये वाला एंगल होगा CDO के बराबर, तो कौन CDO तथा
एक है ये वाला एंगल, ये वाला, ठीक है। तो ओ ए बी, तो लिखेंगे कोण ओ ए बी बराबर है कोण, ऐसे ही ये वाला एंगल बराबर होगा कोण ओ सी डी के, कोण ओ सी डी। क्यों बराबर है दोनों? क्योंकि तिर्यक कोण है ये, तिर्यक कोण। और जब भी किसी त्रिभुज के तीन कोण बराबर होते हैं, अब देखिए ये वाला एंगल क्यों बराबर था? क्योंकि ये शीर्ष अभिमुख कोण था। और ये वाला एंगल इसके एंगल के बराबर है, क्यों? क्योंकि ये तिर्यक कोण है। और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, क्यों? क्योंकि ये भी तिर्यक कोण है। तो जब किसी भी दो त्रिभुज के तीन कोण बराबर होते हैं तो उसमें लगती है ए समरूपता। तो लिखेंगे अतः ए समरूपता से। तो जब भी तीनों कोण बराबर होंगे यानी तीन एंगल बराबर होंगे तो वे दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप होंगे। तो त्रिभुज कौन कौन से? एक तो त्रिभुज ए ओ बी, और समरूप होंगे किसके? त्रिभुज सी ओ डी के, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। और अगर दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो होगा बराबर होगा। तो इनकी संगत भुजाएं ले लीजिए कोई सी भी। अब जैसे इसने दिया है ए ओ बटे ओ सी, तो इसकी संगत भुजा यहाँ से लेंगे ओ ए, तो इसकी भी मुझे ये वाली लेनी पड़ेगी ओ सी। तो ओ ए बटे ओ सी बराबर होगा किसके? एक तो बी ओ और ओ डी के, तो बी ओ बटे में ओ डी के। और ये वाली जो भुजा है ये किसके अनुपात में आएगी? इस वाली के, क्योंकि ये भी इसके संगत है। तो ए बी बटे किसके? डी सी के, ठीक है। अब देखिए वैल्यू रख दी, हमें निकालनी किसकी है? वैल्यू निकालनी है सी डी की। इसने पूछा है तो डी सी का मान बताइए, यानी डी सी का मान बताना है। बाकी आप इन दो को लेकर के सोल्व कर लो, चाहे शुरुआत वाले को इसको लेके सोल्व कर लो, लेकिन सोल्व मुझे डी सी के लिए करना है, ठीक है। तो यहाँ से इसको ले ले बराबर, तो ओ ए बटे में ओ सी बराबर ए बी बटे में डी सी। इसकी वैल्यू कितनी है? ओ ए बटे ओ सी की वैल्यू है 1/2, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 बराबर ए बी की वैल्यू कितनी दी है? 5 दी है ना, देख सकते हैं। ए बी बराबर 5 और डी सी, तो डी सी का मान कितना आ जाएगा यहाँ से? 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। और देख लीजिए 6 नंबर में आपसे पूछा गया है, कितना आसान क्वेश्चन था। एक बार ध्यान से समझिए फिर से। ये हमें चित्र दिया था, अब हमने क्या देखा कि ये जो एंगल होते हैं, दो एंगल, ये शीर्ष अभिमुख कोण कहलाते हैं, तो ये बराबर होंगे। और ये जो तिर्यक लाइन होती है ऐसे वाली, जो तिर्यक कोण होते हैं ये भी बराबर होते हैं। तो इसमें तिर्यक कोण कौन कौन से? एक तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा यानी कोण ए कोण सी बराबर होंगे, और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा यानी कोण बी कोण डी के। तो तीनों एंगल बराबर हो गए। तो जब तीनों एंगल बराबर हो गए तो हम त्रिभुज ए ओ बी और सी ओ बी को क्या बोल सकते हैं? समरूप बोल सकते हैं। और जब भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है थेल्स प्रमेय के अनुसार। उसके अकॉर्डिंग जिसकी भी वैल्यू निकालनी थी हमने उसको एज इट इज रखा, और जो जो गिवन था उसको हमने रख दिया। तो डी सी का मान आ गया यहाँ से 10 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब इसका अथवा वाला प्रश्न। अब देखिए इसने बोला है अथवा में, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। ये मैंने आपको बताया था कि दो परमें होती हैं, एक ही वाला, एक तो मैं करा देता आपको कि बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण होता है और यहाँ से केंद्र पर अंतरित कोण, ये दोनों समपूरक होते हैं। ये वाली कल मैंने कराई थी। अब आज करेंगे कि ये वाली जो स्पर्श रेखा है और ये वाली स्पर्श रेखा, ये दोनों बराबर होती हैं, ये इसे सिद्ध करना है। और कितने नंबर में पूछा गया है? 6 नंबर में पूछा गया है। चलिए करते हैं इसको। देखिए स्टूडेंट्स, आपको जो बोर्ड एग्जाम में जब अथवा वाला क्वेश्चन करना है तो ऐसे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और अथवा वाला प्रश्न। अगर आपने ये नहीं लिखा कि अथवा वाला प्रश्न और खाली लिख दिया क्वेश्चन नंबर 3, तो एग्जामिनर समझेगा कि उसने बच्चे ने ये वाला क्वेश्चन किया है, लेकिन आप तो ये वाला कर आए हैं, तो वो आपको इसके अकॉर्डिंग नंबर देगा और वो देखेगा कि सोल्यूशन तो इस क्वेश्चन का है, तो वो क्वेश्चन को आपको गलत मान लिया जाएगा। इसलिए आपको ये लिखना जरूरी है कि हम क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अथवा वाला प्रश्न कर रहे हैं, तो इसलिए हमने लिखा अथवा वाला प्रश्न। तो अब देखिए इसने बोला है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शी बराबर होती हैं। तो अब सबसे पहले चित्र बनाओ एक छोटा सा, ठीक है। मान लीजिए एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और एक बाह्य बिंदु P है जिससे हमने वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची, ये वाली और एक ये वाली। मान लीजिए इस वृत्त को A बिंदु पर स्पर्श करती है और ये जो है बिंदु को B पर स्पर्श करती है, ठीक है। हमें सिद्ध करना है कि PA बराबर PB होना चाहिए। तो लिखेंगे यहाँ पर जो भी दिया है, सबसे पहले दिया है
जो जो चित्र में हमने बोला वही वही यहाँ पर लिखेंगे कि एक वृत्त का केंद्र O है, एक वृत्त का केंद्र O है तथा केंद्र से कितनी दूरी पर है एक बाह्य बिंदु OP दूरी मान लीजिए इसको, है ना। केंद्र से OP दूरी पर एक बाह्य बिंदु P है। अब बिंदु P से हमने दो स्पर्श रेखाएं खींची, लिखेंगे बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं एक तो PA खींची और एक PB खींची, PA तथा PB खींची गई है, इतना लिखना है। अब उपपत्ति जो सिद्ध करना है उसे लिखेंगे, सिद्ध करना है। किसी भी प्रमेय को करने के 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले चित्र बनाओ और उसका वर्णन करो, उसके बाद जो सिद्ध करना है उसे लिखेंगे और उसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है उपपत्ति, ठीक है, ये होता है उपपत्ति। इसमें हमें प्रूफ करना होता है। तो लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि PA बराबर PB, ये सिद्ध करना है, ठीक है, इतना लिख दिया। अब उपपत्ति, अब इसकी रचना करेंगे। तो सबसे पहले उपपत्ति के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल सकता हूँ मैं, लंब किस पर, A पर। मान लीजिए हमने O से A पर एक लंब डाला और O से एक B पर भी एक लंब डाला। तो लिखेंगे OA तथा OB वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, OAB और OBB, हाँ है ना। तो OA तथा OB वृत्त की त्रिज्याएं हैं तथा PA और PB, ये जो PA और PB क्या है, ये स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं। अब देखिए OA किस पर लंब है, AP पर, ठीक है। तो लिखेंगे OA लंब है PA पर तथा इसी प्रकार OB भी लंब है किस पर, PB पर, तथा OB लंब है किस पर, PB पर। अगर ये दो यहाँ पर इस पर लंब है तो इसका मतलब ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा, है ना। और अगर ये इस पर लंब है तो ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा, है ना। तो लिखेंगे ये जो ट्रायंगल बना है कौन सा, OAP, और एक ये वाला ट्रायंगल बना OBP, ये दोनों समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री होता है। तो ये वाला त्रिभुज कैसा है, एक समकोण त्रिभुज है और ये भी एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP समकोण है, ठीक है। ये त्रिभुज कैसे हैं, समकोण है। अब समकोण त्रिभुज OAP, ये देखिए ये वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP में, अब इनमें ध्यान से देखिए, ये जो भुजा OA है और ये वाली भुजा, इसकी भुजा दोनों बराबर होंगी क्योंकि ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो लिखेंगे भुजा OA बराबर होगी भुजा OB के, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं इसलिए बराबर है। त्रिज्या हमेशा बराबर होती है, कहीं से भी ले लें। और इस वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा देखिए OP, ठीक है, और इस वाले त्रिभुज की भी ये वाली भुजा OP, तो दोनों त्रिभुज में सेम कॉमन भुजा आ रही है तो ये भी बराबर होंगी। तो लिखेंगे तथा भुजा OP बराबर होगी भुजा OP के। ये क्यों बराबर होंगी, क्योंकि दोनों में त्रिभुज में कॉमन भुजा है। तो लिखेंगे दोनों त्रिभुज की उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ को बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कॉमन, उभयनिष्ठ भुजा है। अब अगर किसी भी दो त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो तीसरी भुजा ऑटोमेटिक बराबर होती है। भाई सपोज कीजिए एक ट्रायंगल है ऐसे और एक ट्रायंगल है ये वाला, मान लीजिए इसकी एक भुजा है 3, एक भुजा है 4, और इसकी भी एक भुजा है 3, एक भुजा है 4, और इस तीसरे वाले त्रिभुज की जब भुजा है मान लो 5 है, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता इस वाले की भुजा अपने आप ही ये 5 हो जाएगी। भाई इसकी ये भी 3 है ये भी 4 है तो इसकी भी तो 5 ही होनी पड़ेगी। तो इसलिए जब भी किसी दो त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है तो तीसरे वाली भुजा ऑटोमेटिक यानी अपने आप ही बराबर होती है। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज, और ये दोनों अगर
तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो ऐसे दो त्रिभुजों को बोलते हैं सर्वांगसम त्रिभुज। क्या बोलेंगे? सर्वांगसम त्रिभुज। अतः जो त्रिभुज OAP तथा OBP है, त्रिभुज OAP तथा OBP है, ये दोनों सर्वांगसम है, सर्वांगसम है। और सर्वांगसम, अगर ये त्रिभुज दोनों सर्वांगसम है तो तीसरी भुजा अपने आप ही बराबर होगी। अतः भुजा, ये वाली तीसरी भुजा कौन सी बची? एक तो PA बची और इसकी PB बची, तो PA बराबर होगी भुजा PB के। यही क्या करना था? हमें सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। ठीक है, ध्यान से देखिए, एक बार फिर से समझिए। सवाल ने बोला था कि सिद्ध करो एक वृत्त से बाह्य बिंदु पर एक वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं परस्पर बराबर होती हैं, ये बोला था। तो इसके लिए हमने क्या किया, जो एक वृत्त बनाया जिसका केंद्र O है, इससे OP दूरी पर एक बिंदु P माना और बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं AB, PA और PB खींची, इतना हमने लिख दिया। अब जो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, जो PA है वो PB के बराबर हमें सिद्ध करना है। फिर लिखेंगे उपपत्ति। अब उपपत्ति के लिए हमने क्या किया, OA और OB दो वृत्त की त्रिज्या ले ली और PA और PB दो स्पर्श रेखाएं ले ली। ठीक है, इतना लिख दिया। अब OA को ये लंब है किस पर? PA पर, यहाँ लिखा। और OB किस पर लंब है? PB पर, ये लिख दिया। अगर ये एक समकोण त्रिभुज नहीं बन जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये वाला त्रिभुज भी एक समकोण त्रिभुज है और ये वाला त्रिभुज भी एक समकोण त्रिभुज है। इस त्रिभुज का नाम क्या बनेगा? OAP, लिख दिया OAP। और इस त्रिभुज का नाम क्या बनेगा? OBP लिख दिया। अब समकोण त्रिभुज दोनों में देखेंगे ध्यान से, तो ये जो भुजा OA है वो भुजा OB के बराबर होगी, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो रेडियस तो बराबर ही होती है। तो लिखेंगे भुजा OA बराबर भुजा OB, क्योंकि दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और इस वाले त्रिभुज के लिए ये वाली भुजा, और ऐसे ही इस वाले त्रिभुज के लिए ये वाली भुजा, तो ये भी दोनों बराबर होंगी, क्योंकि दोनों त्रिभुज की उभयनिष्ठ भुजाएं यानी कॉमन भुजाएं। अगर वृत्त की किसी भी दो त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो तीसरी वाली साइड अपने आप ही बराबर होती है। तो इसलिए लिख दिया हमने त्रिभुज OAP और त्रिभुज OBP सर्वांगसम है। ठीक है, तो ये वाली जो तीसरी भुजा बची कौन सी, एक तो PA और एक बची PB, ये दोनों क्या होंगी? बराबर होंगी, और यही हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, नोट कीजिए इसको। अगर आपने बिल्कुल ऐसे ही लिखा एग्जाम में भी, जैसे मैंने आपको समझाया है स्टेप बाय स्टेप, आपके 6 में से 6 नंबर आएंगे, कोई माय का लाल नहीं जो आपका 1 नंबर भी काट दे। मैथ में बच्चों के 100 में से 100 भी आए हुए हैं मार्क्स, ये मत सोचना कि कभी पूरे मार्क्स नहीं आते। मैथ में हमेशा पूरे में से पूरे मिलते हैं, और बाकी जो अदर सब्जेक्ट होते हैं उनमें तो एक आध नंबर कट भी जाता है थ्योरी के ऊपर, लेकिन मैथ में कभी भी एक भी नंबर नहीं कटेगा अगर आपने सॉल्यूशन बिल्कुल सही लिखा हो। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ, एक तो आपकी राइटिंग और ऊपर से सॉल्यूशन बिल्कुल अच्छे होने चाहिए, आपका कोई भी नंबर नहीं काटेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, देखिए ये आपका त्रिकोणमिति वाले चैप्टर से है। सिद्ध कीजिए कि कोसेक A माइनस साइन A इंटू सेक A माइनस कोस A बराबर 1/tan A प्लस कोट A। तो ये भी 6 नंबर में है, इसको भी सोल्व करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे इस सवाल को। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 और सॉल्यूशन। हमें सिद्ध करना है इस वाली साइड को, यानी RLHS को RHS के इक्वल हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम RHS को सोल्व करेंगे, LHS को सोल्व करेंगे सॉरी। तो LHS हमारा क्या है? कोसेक A माइनस के साइन A, और इधर है सेक A माइनस के कोस A। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, आपको याद होगा कि कोसेक A को हम क्या लिख सकते हैं, चूँकि कोसेक A बराबर क्या होता है? 1/sin A, है ना। तो जब भी हम सवाल को सिद्ध करते हैं तो साइन और कोस को छोड़ करके बाकी सभी को साइन कोस के पदों में ही तोड़ देते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर सेक A जो लिखा है ये किसको लिख सकते हैं? 1/cos A, है ना। तो इसके स्थान पर और इसके स्थान पर ये पुट कर देंगे तो यह आ जाएगा 1/sin A, और माइनस के साइन A पहले से ही है, ब्रैकेट सेक A का मान कितना है? 1/cos A और माइनस के cos A। ठीक है, अब यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर इसके नीचे 1 मान लेंगे और इसके नीचे भी 1 मान लेंगे। तो एलसीएम लेंगे, 1 माइनस के साइन स्क्वायर A बन जाएगा ये, और बटे में आ जाएगा साइन A, और ये बन जाएगा 1 माइनस के कोस स्क्वायर A, और बटे में आ जाएगा कोस A।
ठीक है। अब आपको याद होगा एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, हम जानते हैं चूँकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। तो यहाँ से जो है हम ये वाली फॉर्म बना सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर। कैसे कि साइन स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो इधर बच जाएगा कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए, तो इसके हम यहाँ पर लिखेंगे कोस स्क्वायर ए बटे में आ जाएगा साइन ए। ठीक है, और गुना 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अगर मुझे बनाना होगा तो कोस स्क्वायर को अब की बार इधर ले जाएंगे तो इधर बच जाएगा साइन स्क्वायर ए और बराबर में 1 माइनस के कोस स्क्वायर में ए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लिख देना है साइड में और इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए और बटे में क्या कितना आ जाएगा, कोस ए। ठीक है, अब देखिए एक कोस से तो एक कोस ख़त्म और एक साइन से एक साइन ख़त्म, तो ऊपर क्या बच गया, कोस ए और गुना में साइन ए, ये बच गया और बटे में एक बच गया। ठीक है, अब इस एक के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, तो इसके स्थान पर लिख दीजिए कोस ए गुना साइन ए और बटे में कोस स्क्वायर ए और प्लस में साइन स्क्वायर ए, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब मुझे देखिए बनाना क्या है, मुझे बनाना है RHS में कि 1 के नीचे tan a प्लस के कोट a बनाना है। और तो tan a कब आएगा, जब sin a अपॉन cos a आएगा, और कोट a कब आएगा, जब cos a अपॉन sin आएगा। तो ध्यान से देखिए इस वाली जो टर्म है ऊपर लिखी हुई टर्म है, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि इसको मैं इसके नीचे ट्रांसफ़र कर दूँ, कैसे कि 1 अपॉन कोस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a और अपॉन में इस पूरी टर्म को यहाँ पर ले आएंगे कि कोस a इंटू साइन a। ठीक है ना, कि भाई जब ये ऊपर जाएगी वापस से यही बन जाएगा ना फॉर्म, तो हम इसको लिख सकते हैं भाई कोई भी अगर हमने लिख दिया 1/2/3 है, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या 3 को ऊपर ले जाके 3/2, या इसको वापस से हम इसके नीचे ले आएंगे 2/3। ठीक है, तो ऐसे ही हमने ऊपर वाली टर्म को इसके नीचे ले आए। ठीक है, अब इसके नीचे अलग लिख दीजिए इस पूरी टर्म को और इसके नीचे अलग लिख देंगे, तो 1 अपॉन कितना बनेगा, कोस स्क्वायर ए अपॉन में इस पूरी टर्म को लिख देंगे कोस स्क्वायर ए के नीचे, तो कोस ए इंटू साइन ए बनेगा और प्लस इस साइन स्क्वायर ए के नीचे इसको पूरा लिख देंगे, तो कितना बनेगा, कोस ए इंटू साइन ए। ठीक है, अब जो कट रहा है उसे काट दीजिए भाई, एक कोस ए से कोस ए कैंसिल और एक साइन ए से साइन ए कैंसिल, तो कितना बच गया, ऊपर तो 1 आ गया और इधर बच गया ऊपर एक कोस और नीचे आ जाएगा साइन ए और प्लस में ऊपर बच गया साइन ए और नीचे आ जाएगा कोस ए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए हम जानते हैं कोस ए बटे में साइन ए, ये किसका फॉर्मूला होता है, कोट ए का, और साइन ए बटे में कोस ए, ये किसका फॉर्मूला होता है, टैन ए का। तो यहाँ पर इनके स्थान पर ये लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन ये बन गया कोट ए और प्लस में टैन ए। ठीक है, इसको आगे पीछे करके लिख देंगे कि टैन ए को पहले लिख देंगे और कोट ए को बाद में लिख देंगे, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था RHS, देख सकते हो आप। ठीक है, यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। ये रहा कि 1 अपॉन tan a प्लस कोट ए, अब देख सकते हैं क्लियर सम दिख रहा है ना। अब तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर, इसका जो अथवा वाला पार्ट है ये कौन सा है, एक 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से, ये इससे अगले जो चैप्टर त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग उससे है। ठीक है, इसको भी करेंगे, नोट कीजिए पहले इतना। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका अथवा वाला प्रश्न हल करेंगे हम। इसमें बोला है एक 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मुझे बताइए मकान ऊंचा होता है या टावर ऊंचा होता है, तो आप कहोगे सर टावर ऊंचा होता है, तो हम 2 चीज़ें बनाएंगे, एक तो हमने मकान बना लिया एक छोटा सा और एक बना लेंगे टावर। ठीक है, और ये इसकी भूमि से लगे हुए हैं, तो हमने ऐसा बना लिया, ये क्या मान लिया हमने मकान और इसको मान लिया हमने टावर। आप ध्यान से देखिए, इसने बोला 15 मीटर ऊंचे मकान, तो मकान की ऊंचाई कितनी है, 15 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो लिख देंगे हम 15 मीटर के शिखर से। किसके शिखर से, मकान के शिखर से, यानी मकान के यहाँ से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण। तो टावर का शिखर ये है, उन्नयन कोण होता है जब नीचे से हम ऊपर को देखते हैं तो क्या बनता है, उन्नयन कोण बनता है। तो ये वाला जो एंगल है, कौन सा वाला, ये वाला एंगल, ये है आपका 30 डिग्री उन्नयन कोण है। उसी मकान के तल से, उसी मकान के तल से यहाँ से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, तो टावर के शिखर को देखेंगे फिर उन्नयन कोण ऊपर फिर से बन जाएगा। तो ये वाला जो कोण है वो कितना है, 60 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई बतानी है एक, तो मान लीजिए टावर की ऊंचाई h है,
तो हमने इसको h नाम दे दें। तथा मकान से टावर की दूरी ज्ञात करनी है, मकान से टावर की दूरी ज्ञात करनी है, तो इसको हमने x मान लिया। ठीक है, बन गया आपका चित्र। और अब इसके हम निर्देशांक नाम दे देंगे। मान लीजिए a है, ये b है, ये c है, ये d है और ये e है। ठीक है, अब ध्यान से देखना है, अगर ये 15 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक भी जब 15 मीटर होगा, हाँ या ना, तो लिखेंगे हम इसे 15 मीटर। अगर ये टोटल h है, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई h है और ये 15 है, तो ये कितना बचा, h माइनस 15 बचा, नहीं बचा, तो ये बचा h माइनस 15 मीटर और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई। अब इसमें जो जो हमने माना है उसको यहाँ पर लिखना है कि माना CD एक मकान है तथा AB एक टावर है, एक टावर है जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, जिसकी ऊंचाई h ज्ञात करनी है। ठीक है, एक तो ये ज्ञात करनी है, दूसरी चीज़ क्या ज्ञात करनी है, मकान से टावर के बीच की दूरी तथा मकान से टावर की दूरी माना x है। ठीक है, माना क्या मान लिया हमने, x है, ये टावर से और मकान के बीच की दूरी x है। अब जो दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, कौन कौन से समकोण त्रिभुज है इसमें, एक तो ये वाला देखिए बड़ा वाला, ये वाला एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और एक यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसका आधार हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और अगर ये x है तो ये भी x होगा, हाँ या ना। ठीक है, तो अब इसमें लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जो बड़ा वाला है कौन सा है, एक वाला ABC में। तो जो समकोण त्रिभुज ABC में हम क्या लगाएंगे भाई, tan थीटा फॉर्मूला लगता है हमेशा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, और लंब क्या है इसमें h और आधार क्या है इसमें x। ठीक है, और tan थीटा कितना है इसमें 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर h अपॉन x। tan 60 का मान कितना होता है, √3, यह आ जाएगा h अपॉन x, तो h का मान कितना आ जाएगा यहाँ से x√3। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब जो समकोण त्रिभुज ADE है इसमें देखेंगे, समकोण त्रिभुज ADE में, इसमें भी tan थीटा लगाइए और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब कितना है इसमें h माइनस 15 और आधार तो x ही रहेगा, तो h माइनस के 15 बटे में x, और tan थीटा कितना अब की बार 30 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर h की वैल्यू रख सकते हैं यहाँ से x√3 माइनस के 15 और बटे में x। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, यह आ जाएगा x√3 और माइनस के 15 बटे में x। इसकी कैंची गुना कर देंगे तो इधर आ जाएगा x बराबर √3 के √3 में करेंगे तो 3x आ जाएगा, और जब √3 के 15 में करेंगे तो 15√3 आ जाएगा। यहाँ से x को इधर ले जाएंगे और 15√3 को इधर ले आएंगे तो कितना बनेगा, 2x बराबर 15√3, हाँ या ना, या x बराबर 15 बटे 2√3, ये आ जाएगा x का मान। अब x का मान निकल गया तो h का मान भी आराम से निकल जाएगा। समीकरण 1 में पुट कर दो x का मान, तो लिखेंगे x का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, तो इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो h बराबर कितना आ जाएगा, x के स्थान पर ये लिख देंगे 15 बटे 2 और √3 और गुना में √3, तो √3 और √3 मिलकर 3 बना देंगे और 15 या 45 बटे 2, ये h आ जाएगा और h का मतलब आ जाएगा 22.5 मीटर। ठीक है, ये 22.5 मीटर आ जाएगा। या इसको x को अगर तुम्हें पूरा पूरा निकालना है तो 15 बटे 2 को लिखूंगा मैं 7.5 और √3 को लिखता हूँ 1.414। इस 7.5 की मल्टीप्लाई कर लेना आप पूरी पूरी, जो भी आएगी यहाँ पर लिख लेना। चलो मैं करके दिखा देता हूँ। 1.414 की गुना 7.5 में करनी है, तो 5 के 20, 5 एकम 5 2 7, 5 के 20 को 0, 5 एकम 5 और 2 7, 7 चौक 28, 7 एकम 7 और 2 9, 7 चौक 28, 7 एकम 7 और 2 9, 0 7 8 15, हासिल लघु 1 10 हो जाएगा, और हासिल लघु 8 8 16, हासिल लघु 1 10 हो जाएगा। पॉइंट कितने अंकों बाद लेंगे, 4 अंकों बाद, 1 2 3 4, तो 10.6 मीटर आ जाएगा लगभग। तो लिखेंगे अतः टावर की ऊंचाई यानी h का जो मान आया है वो है 22.5 मीटर, तथा टावर व
मकान के बीच की दूरी, मकान के बीच की दूरी ये कितनी आई है, x बराबर ये 10.6 मीटर। ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, और आपके सीधे 6 नंबर। देख सकते हो कितना बढ़िया क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन हमेशा 101% पूछा जाएगा इस चैप्टर से, इसी टाइप का। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है एक ठोस धातु के बेलन के दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। तो ये आपका जो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है। ठीक है, चलिए इसे करेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। एक ठोस धातु के बेलन के दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, यानी एक ठोस धातु का बेलन है। सबसे पहले एक बनाइए बेलन, एक ठोस धातु का बेलन है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। तो दोनों सिरे को हम गोलाकार बनाएंगे, वो भी आधा। ठीक है, ये दोनों सिरे इसके अर्धगोलाकार हैं। उसके बाद बोला है उसकी संपूर्ण ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है, यानी जो पूरी ऊंचाई है वो कितनी है, 19 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की। ठीक है, टोटल हाइट जितनी है 19 सेंटीमीटर है, तथा बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है। तो बेलन का जो व्यास है यानी ये वाली पूरी लंबाई यह है 7 सेंटीमीटर। तो मैं कह सकता हूँ त्रिज्या कितनी होगी, 7/2 यानी कि 3.5 सेंटीमीटर होगी। हाँ या ना। ठीक है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लंबाई है 3.5 हो जाएगी, और ये पूरी की पूरी लंबाई है 7 सेंटीमीटर, यानी व्यास 7 है तो त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस ठोस का भार ज्ञात कीजिए। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का भार 4.5 ग्राम है, तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है। देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का जो भार है वो 4.5 ग्राम है। पहले तो हमें धातु का पूरा ये आयतन निकाल लेना है कि कितना है, उसके बाद उस आयतन में 4.5 की गुना कर देंगे तो भार आ जाएगा। ओके, तो हमें इस पूरे धातु का यानी पूरे ठोस धातु का क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो आयतन निकालेंगे। आयतन निकालने के लिए मुझे गोले की त्रिज्या भी पता होनी चाहिए। तो जो गोला है अर्धगोलाकार है। ठीक है अब ध्यान से देखिए, ये 3.5 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या, और ये गोले की त्रिज्या ही है ये भी, तो ये भी तो 3.5 ही होगी। इसको हम 3.5 लिख सकते हैं या नहीं भाई, ये भी तो गोले की त्रिज्या ही है और ये भी गोले की त्रिज्या है, तो ये भी 3.5 हो जाएगी। ऐसे ही ऊपर से यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी कितनी हो जाएगी, 3.5 हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की भी 3.5 हो जाएगी। ठीक है, अब गोले की त्रिज्या तो हमें मालूम हो गई कि 3.5 सेंटीमीटर है लेकिन बेलन का जो हाइट होती है, बेलन की ऊंचाई, वो कैसे ज्ञात करेंगे भाई। नीचे से ये भी 3.5 और ये भी 3.5, और बीच वाली कितनी बचेगी भाई, पूरी तो 19 है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 19 है, इधर से 3.5 हटा दो और इधर से 3.5 हटा दो, तो 3.5 और 3.5 7 हो जाएगी। तो 19 में से अगर मैं 7 हटा दूँ तो मुझे ये मिल जाएगी हाइट। तो इसका मतलब यहाँ से जो यहाँ तक की ऊँचाई बनेगी ये 12 सेंटीमीटर बनेगी। हाँ है ना, 12 सेंटीमीटर, क्योंकि 19 में से जब 7 घटाओगे तो 12 ही तो बचेगा। तो अब लिखेंगे, दिया है धातु या ठोस धातु की संपूर्ण ऊंचाई, ठोस धातु की संपूर्ण ऊंचाई बराबर है 19 सेंटीमीटर, ये उसने दिया है। और क्या दिया था, एक बेलन का व्यास दिया था, बेलन का व्यास बराबर आ जाएगा यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। अतः बेलन की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, बेलन की त्रिज्या वो आ जाएगी 3.5 सेंटीमीटर, और अर्धगोले की भी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। तो इसको बेलन की त्रिज्या को हम r से रिप्रेजेंट कर देंगे, और अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या ये भी r हो जाएगी, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो 3.5 सेंटीमीटर है ये भी। अतः जो बेलन की ऊंचाई आएगी, बेलन की ऊंचाई, ये बेलन की ऊंचाई आ जाएगी आपकी h बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 19 में से हमने 3.5 और 3.5 मिला करके 7 सेंटीमीटर घटा दिया। अब निकालना है हमें ठोस का आयतन। तो ठोस का आयतन, तो ठोस का आयतन कैसे निकालेंगे, इसमें कौन कौन सी चीज़ मिली है, एक तो बेलन मिला है और एक 2 अर्धगोले मिले हैं। तो एक अर्धगोला ये, एक अर्धगोला ये, तो पूरा एक गोला बन जाएगा ये तो मिलकर। तो लिखेंगे एक तो गोले का आयतन निकालना है पूरा, एक गोले का आयतन, और प्लस और किसका निकालना है, बेलन का आयतन, जब भी तो मिलकर पूरा ठोस बना है, बेलन का आयतन। तब फॉर्मूला लगाओ, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r की क्यूब।
प्लस बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, है ना। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो पाई आर स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा, 4/3, एक आर बचेगा और प्लस के एच बचेगा। सोल्व करेंगे इसे, 22/7 इसका मान रख देंगे और आर की वैल्यू कितनी है 3.5, तो 3.5 गुना 3.5 लिख सकता हूँ मैं इसको, और 4/3 आर को लिखेंगे 3.5 प्लस एच को लिखेंगे 12। इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से जो है 10 लगाए नीचे और यहाँ से 10 लगाएंगे, 7 पंजे 35 और 5 दूनी 10, ठीक है। फिर 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 और 2 से 11 बार कट जाएगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा 77 बटे में आ जाएगा 2, और यहाँ से जो है पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, तो ऊपर कितना बन जाएगा 7 दूनी 14/3 प्लस के 12। यहाँ से इनका एलसीएम लेंगे अंदर, तो 77/2 और 14 प्लस 12 36/3, तो 14 और 36 हो जाएंगे आपके 50/3 और ये आ जाएगा 77/2। 2 से 50 काट लेंगे 25 बार, तो ये आ जाएगा 77 गुना 25/3। यह आया ठोस का आयतन। अभी गुना मत कीजिए, ठीक है, ठोस का आयतन। अब ठोस का आयतन किस में आएगा, सेंटीमीटर की क्यूब में आएगा, हमेशा याद है। अब याद है इसमें दिया है, और क्या दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का जो भार है वो 4.5 ग्राम है, तो लिखेंगे चूंकि 1 सेंटीमीटर की क्यूब धातु का भार बराबर 4.5 ग्राम, अतः इतनी क्यूब धातु का भार कितना हो जाएगा, इसमें गुना कर देंगे, अतः 77 गुना 25/3 सेंटीमीटर की क्यूब धातु का भार बराबर, तो 4.5 के किस में गुना कर देंगे, 77 गुना 25/3 में, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, और इधर 3 से काटो 15 बार कटा, 5 से काटो 2 बार, 5 से काटेंगे 3 बार, तो ऊपर कितना आ जाएगा 3 सत्ते 21 और हासिल को 2, 3 सत्ते 21 और 2 23 गुणा में 25 और बटे में आ जाएगा 2। इसकी गुना करेंगे, 25 एकम 25 हासिल को 2, 25 से 75, 75 और 2 77 हासिल लगू 2 7, 25 दूनी 50 और 7 57 बटे में 2। 2 से काट लीजिए, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 बचेगा 1, 2 अट्ठे 16 बचेगा 1, 2 अट्ठे 16 बचेगा 1, 2 सत्ते 14 बचेगा 1, 2 पंजे 10। ये इतना ग्राम धातु का जो भार आ जाएगा। अतः धातु का भार, ठीक है, ये इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर बन जाएगा। देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक सवाल इस वाले चैप्टर से 101% पूछा जाने वाला है 6 नंबर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, इसको नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा अथवा वाला। तो इसमें बोला है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे करेंगे, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, तो लिखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा इसको सही कर लेंगे। एक वृत्त है मान लीजिए जिसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर हो जाएगी इसकी त्रिज्या। एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। मान लीजिए कोई जीवा है, यहाँ से यहाँ तक ये जीवा हो जाएगी, तो इसकी यहाँ से हमने लंबाई भी 15 मान ली, क्योंकि ये भी एक त्रिज्या ही है। तो केंद्र पर ये कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लघु वृत्तखंड को बोलते हैं ये वाला, ठीक है, इस लघु वृत्तखंड को बोलेंगे, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लूँगा। त्रिज्या खंड में पूरा क्षेत्रफल आ जाता है, पूरी त्रिज्या खंड आ जाएगी। उस त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से अगर मैं इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा दूँ तो क्या मुझे वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा, हाँ है ना, ठीक है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप सभी को याद होगा, कितना होता है, √3/4 भुजा की घात 2। तो लिखेंगे, दिया है वृत्त की त्रिज्या यानी r बराबर 15 सेंटीमीटर और थीटा बराबर कितना है, 60 डिग्री। तो लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, पहले कितना आ जाएगा, θ/360 और पाई r², ठीक है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, समबाहु त्रिभुज का
क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बनेगा √3/4 भुजा की घात 2। इसको याद रख लीजिए डायरेक्ट, ठीक है। अतः लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा यानी इस वाले का क्षेत्रफल, तो मैं इस त्रिज्य खंड में से इस समबाहु त्रिभुज को घटा दूंगा, तो लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ से लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना था, θ/360 और πr² माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है √3/4 और भुजा की घात 2। अब देखिए थीटा कितना दिया है यहाँ पर 60 डिग्री, तो 60/360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, इसने बोला है 3.14 लेनी है, इंटू आर की वैल्यू है 15, तो 15 का वर्ग हो जाएगा ये, माइनस √3/4 और भुजा कितनी है समबाहु त्रिभुज की, ये भी 15 ही है, तो ये 15 का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, यहाँ पर पहले काट लीजिए, 0 से 0 गया और 6 चंग 36 चला गया, तो यार है 15 की घात 2 कॉमन आ रहा है और नीचे से भी 2 कॉमन आ रहा है, तो हम लिखेंगे 15 की घात 2 और बटे में 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना बच गया, ऊपर तो बचा 3.14 और नीचे बच गया यहाँ पर 3, क्योंकि 2 कॉमन ले लिया और यहाँ से 15 का घात 2 ले लिया कॉमन। अब माइनस यहाँ से √3 ऊपर बचा और 4 में से जब 2 बाहर ले लिया तो 2 बच गया और 15 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे और कुछ नहीं करना, बस 15 का स्क्वायर होता है 225 बटे में 2, 3.14 को 3 से पूरा काटिए, 3 एकम 3 बचेगा कुछ नहीं, 1 बचा, 0 लगा के उतार लिया, अगली संख्या 14 हो जाएगा, 3 चौके 12, तो लगभग इतना आया। माइनस √3/2, अंडर का मान कितना लेना है 1.73, 1.73/2, इसको 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 225 बटे में 2, 1.04 माइनस 2 8 16 बचेगा 1 और 2 6 12 और 2 5 10, इतना बचा। अब इसमें से इसको घटाइए, इधर 0 मान लेंगे थोड़ी देर के लिए, तो 10 में से जब 5 जाएंगे बचेंगे 5 और 13 में से 6 जाएंगे बचेंगे 7 और यहाँ पर 9 में से 8 जाएंगे बचेगा 1, ठीक है, और 1 में से 1 जाएंगे बस कुछ नहीं, 0.175 बच गया और 275 बटे में 2 बच गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, या तो एक काम करो, इसको 3 0 लगा लीजिए नीचे, अब काट लीजिए 25 से, काट लीजिए 25 से काटेंगे 25 चौके 100 और 1 0 और 25 8 25 निम्मा 225 होता है, ठीक है। 5 से काट लीजिए, 5 8 40, 5 से काटेंगे 5 या 15 बचेंगे 2, 5 5 25, ठीक है। ऊपर कितना आ जाएगा 9 5 45 और बचेंगे 4, 9 27 4 31 और 8 दूनी 16। अब 16 से डिवाइड करिए इसको, 16 एकम 16 चल जाएगा, बचेंगे 15, 155 और 16 निम्मा 144 होता है, बचेंगे तुम्हारे 11 और 110 हो जाएंगे, 16 छिक्कम 96, तो 16 7 112 होता है, तो छिक्कम चल जाएगा और लगभग इतना ही आंसर आ जाएगा इसका। और आंसर में क्या बनेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका जो है आंसर बनेगा, ठीक है। इसमें जो है केवल कैलकुलेशन थी, इसलिए 6 नंबर में क्वेश्चन दिया है और कुछ नहीं था, केवल खाली फॉर्मूला लगाना था। देख लीजिए कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड है लेकिन समझ में आ जाएगी जब आप खुद करेंगे। तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। मैंने आपको 2024 का मैथ का 822 HY का जो अनसोल्ड पेपर है पूरा सोल्व करा दिया है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे बताइएगा। अगर आप कोई और पेपर सोल्व कराना चाहते हैं तो भी मुझे बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।